हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज चौथा दिन है। और चौथी क्लास में आज हम लोग अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसियों का जो आगमन हो रहा है और उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसी के बारे में कल जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हम ये तमाम चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम संदीप कुमार सिंह हुआ और मैं अभी एकेडमिक काउंसलर हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए इग्नू में। साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही नेट क्वालिफाई किया है और मैं पिछले 5 वर्षों से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को हिस्ट्री और कंटेम्प्रोरी इश्यूज में गाइडेंस प्रदान कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल नहीं है, ग्रुप है। इसको आप लोग जरूर इससे ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर सकेंगे और मैं जो भी नोट्स संबंधित पीडीएफ है, जो ही क्लास की पीडीएफ है, मैं वहीं पर आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। संदीप सिंह 08। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए और जिससे कि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर सके, आप लोग अपनी परेशानियों को मुझसे शेयर कर सके और मैं अपने स्तर पर उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ वह आज इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे जो टॉप के एडुकेटर्स हैं, जो सिविल सेवा के जो एग्जाम्स पैटर्न है उसका एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनके अनुभवों का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक लर्निंग ऐप है अन अकेडमी का, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको इंस्टॉल करने के बाद इसमें उपस्थित तमाम सर्विसेज का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि मेरी स्पेशल क्लास आज से शुरू हो चुकी है और स्पेशल क्लास जो है वो टारगेटेड बैच है। और इस टारगेटेड में मेरा फोकस ये है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 2020 उसको फोकस्ड करना। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि मेरी प्रोफाइल संदीप कुमार सिंह को फॉलो जरूर कीजिए और फिर कल सुबह 8 बजे हम मुझसे ज्वाइन कीजिए स्पेशल क्लास में, जहां पर हम लोग प्रीलिम्स पर फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे। ओके, एक बार अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे अनअकैडमी के ऐप को तो वहां पर आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर्स से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मैं बोलूं कि आप लोग क्लासरूम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर लाइव टेस्ट भी देते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारियों का इवैल्यूएशन कर सकें। और यहाँ पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं दोस्तों, वो वर्तमान जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की डिमांड है उन डिमांड से साम्यता रखती है। और सब लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी भी एक कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपकी अनलिमिटेड एंड डायरेक्ट एक्सेस सभी के सभी कोर्सेज में हो जाती है। तो दोस्तों, इतनी सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं अपनी अन एकेडमिक प्लेटफॉर्म प्लस कोर्स में। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए हमारे सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेशन करानी होगी। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सिविल सेवा के जो परीक्षा है उसके संदर्भ में, हमारे जो अनुभव है उसके संदर्भ में आप लोग 24 मंथ्स का मिनिमम आप लोग लीजिए। क्योंकि क्योंकि क्या है, अगर 12 महीने के बाद केवल और केवल 7,200 रुपया एडिशनल खर्च करने के बाद आप अगले 12 महीना के लिए आप अपनी निरंतरता बनाए रख सकते हैं। हमारे अनुभवों के साथ आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप लोग मेरा ये संदीप वाईटी रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट। यानी कि जो कोर्स 48,000 रुपीज में है, मेरे इस रेफरल संदीप वाईटी का प्रयोग करने से आप लोग को मिलता है 43,200 रुपीज में ही ओनली। तो दोस्तों, ये तमाम चीजें हैं हमारे हमारे बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, हम जिससे आप लोगों से जुड़ रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, आप इससे जुड़िए, जरूर जुड़िए, और जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, हम लोग कल की क्लास में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं पुर्तगाली के बारे में, डच के बारे में और अंग्रेजों के बारे में। हमने क्या पढ़ा है, उनकी राजनीति के बारे में, राजनीतिक जो विकास हो रहा है उस राजनीतिक विकास को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, कल हम लोग शुरू किए थे आर्थिक। आखिर में जब ये अंग्रेज आ रहे हैं तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसा है। पहला पहला तो हम ये पढ़े थे कि आखिर में उनका
क्या है उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इंटरेस्ट क्या है, और उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, और साथ ही साथ जब वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं तो उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन सरकार, और कुछ जो मर्चेंट्स जो ब्रिटेन में उपस्थित हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है ये, और फिर आखिर में इन प्रतिक्रिया से निपटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ये भी हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इन प्रतिक्रियाओं का सामना करती है और अपने आप को इन समस्याओं से, जो प्रतिक्रिया एक समस्या के रूप में आती है, उससे अपने आप को बाहर निकालती है। तो ये इकोनॉमिक जो उनका इंटरेस्ट है, उसमें तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक, दो और ये देन तीन। और हम देखेंगे कि जो ये तीसरे चरण में जो ये उपाय अपनाएंगी, वही उपाय एक बैकग्राउंड निर्मित करेगा उनकी भारत में राजनीतिक इंटरफेरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रकृति और किस प्रकार किया जा रहा है उसको हम लोग समझे। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आज की क्लास में हम लोग ये समझ जाएंगे कि आखिर में वैसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, बैकग्राउंड उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि अंग्रेज भारत में इस्टेब्लिश राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम लोग यहां तक डिस्कशन कर चुके थे, और कल अंतिम समय में हम लोग केवल समझे थे कि आर्थिक उद्देश्य क्या है और उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्थिक उद्देश्य क्या था। हम लोग समझे थे कि जब वो लोग व्यापार करने आए तो वो क्या चीज का व्यापार कर रहे हैं, वो लोग व्यापार कर रहे हैं वस्त्र का, जैसे सूती वस्त्र, सिल्क, मलमल, मसाले और पार्सिलोन, राइट, मेटल्स वगैरह का भी यूज कर रहे हैं। तो हम लोग फिर पढ़े थे, जानते हैं कि ओके, भारत से तो ये लोग आयात कर रहे हैं, भारत से तो निर्यात आयात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी पढ़े थे कि ट्रेड जो होता है हमेशा बायलेटरल होता है, द्विपक्षीय होता है। प्रश्न है कि आखिर में ब्रिटेन क्या दे रहा है भारत को, तो ब्रिटेन दे रहा है बुलियन, चांदी, बुलियन दे रहा है, चांदी दे रहा है। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि भारत को ब्रिटेन से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं आयात करना पड़ता था जो उसकी जरूरत की हो, और इसका परिणाम क्या होगा, हम लोग कल पढ़े थे कि ट्रेड डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। और जैसे ही ट्रेड डेफिसिट होता है, वैसे ही जो ब्रिटेन की सरकार है वो क्या करेगी, कोशिश करेगी कि हम आयात कम करें। आज भी आप लोग एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक युद्ध चल रहा है जिसको कहा गया है ट्रेड वार। ये ट्रेड वार किसके किसके बीच में है, यूएसए, चाइना मुख्यतः, इनफैक्ट इंडिया चाइना भी है, इंडिया और अमेरिका भी है, लेकिन मुख्य तौर पर देखा जा रहा है यूएसए और चाइना का। और यूएसए क्यों ट्रेड वार कर रहा है, क्योंकि वो आयात को कम करना चाहता है, वो चाहता है कि हम अपनी ट्रेड डेफिसिट को समाप्त करें। तो जिस तरह आज के कंटेक्स्ट में आप समझ लीजिए, जिस तरह आज अमेरिका ट्रेड डेफिसिट को रोकने के लिए चीन चीन के ऊपर एक कार्रवाई कर रहा है, चीन को करेंसी मैनिपुलेटर बोल रहा है, उसी प्रकार उस समय भी जब ट्रेड डेफिसिट ब्रिटेन के पक्ष में हो रही है तो ब्रिटेन की सरकार इसका विरोध करेगी। तो अब समस्या आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष पहली समस्या क्या होगी, पहली समस्या ये होगी कि आखिर में ये ट्रेड डेफिसिट का जो समस्या है इसका निजात कैसे दिलाएं। तो पहली समस्या तो ये मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही उन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो पहली ये समस्या मिल गई कि भाई ब्रिटेन के रिस्पेक्ट में ट्रेड डेफिसिट ब्रिटेन को हो रहा है। तो या तो तुम ट्रेड डेफिसिट कम करो, या
ब्रिटेन की सरकार कोशिश करेगी कि आयात कम करे। तो आयात कम हो तो इसके लिए ब्रिटेन की सरकार क्या करेगी? ब्रिटेन की सरकार क्या करेगी? हाई ड्यूटी लगा देगी, ड्यूटी, जिससे कि जो भी भारत से वस्तुएं जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी, और जब महंगी हो जाएंगी तो वहां पर वस्तुएं बिकेंगी नहीं, जिससे कि आयात कम होगा। तो सबसे पहली समस्या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये हो गया कि अब हमको किसी ना किसी तरह से ट्रेड डेफिसिट को समाप्त करना है। और पहली समस्या, और मैं आपको बता दूं, इसी समस्या का निजात वो लोग निजात में सस्टेनेबिलिटी, सततता, निरंतरता दिखाने के लिए उन लोगों को राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक प्रभाव जमाना उन लोगों की मजबूरी हो जाएगी, उन लोग की आवश्यकता, मजबूरी नहीं आवश्यकता हो जाएगी, राइट। तो ये पहली बात आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि ये जो निजात ट्रेड डेफिसिट से वो कैसे दिलाता है। दूसरा, अब ब्रिटेन को व्यापार घाटा हुआ, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ब्रिटेन को दो तरह से हानि हो रही है, और ये हानि कैसे हुई है हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि बुलियन और चांदी का प्रवाह भारत की तरफ हो रहा है। तो एक तरफ उनके जो एक्युमुलेशन है चांदी का, सोना का, वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ब्रिटेन से बाहर जा रहा है। और दूसरा दूसरा क्या हो रहा है, देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा है, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ ही मर्चेंट ब्रिटेन के शामिल थे, कुछ ही मर्चेंट शामिल थे। मेजोरिटी ऑफ जो मर्चेंट्स थे अभी भी ब्रिटेन में थे। और जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वस्तुएं, सस्ती सस्ती वस्तुएं लेकर जा रही है जिनकी क्वालिटी भी बेहतर है, तो क्या होगा, लोग ब्रिटेन में बनी वस्तुएं जो कि ब्रिटेन में अभी निवास कर रहे हैं मर्चेंट्स बेच रहे हैं, उनसे नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रिटेन के स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी घाटा होगा, और एक बार जब उनको घाटा होगा तो वो क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो ब्रिटेन को जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये ट्रेड कर रही है, दो तरह से हानि हो रहा है। एक तो स्थानीय व्यापारियों को हानि हो रहा है, स्थानीय व्यापारियों को माल की बिक्री नहीं होगी। तो ये एक चैन है। देखिए, ये चेन कैसे है, जैसे मान लीजिए कि जो व्यापारी है, व्यापारी व्यापारी का जो माल है वो सेल नहीं होगा। तो जब माल सेल नहीं होगा तो आखिर में जो दस्तकार होंगे जो कि वस्तुएं बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं, उनकी उनकी जो बनाई हुई वस्तुओं को कौन खरीदेगा। और जब दस्तकार नहीं खरीदेंगे तो जो कच्चे माल वाले हैं वो कहां जाएंगे। तो ये एक सीरीज है। अगर और इस चेन में कहीं भी रुकावट होगी, वैल्यू चेन में कहीं भी रुकावट होगी, तो उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो फायदे हो रही हैं एक नंबर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के एवज में, लाभ के एवज में, ब्रिटेन की सरकार को और ब्रिटेन में की स्थानीय व्यापारी मर्चेंट्स को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर ये दो नुकसान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दो नुकसान वहां पर हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर पता चल गया। अब देखिए, अब दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं होंगी, दोनों तरफ से प्रतिक्रिया होगा। ब्रिटेन की सरकार भी प्रतिक्रिया करेंगी और जो स्थानीय व्यापारी हैं वो भी प्रतिक्रिया करेंगे। ब्रिटेन की सरकार क्या करेंगी, अभी हम बताए थे कि ड्यूटी को हाई करेगी, यानी कि वो संरक्षणवादी आर्थिक नीति को बढ़ावा देगी। यहीं पर देखिए इसका परिणाम क्या होता है, ब्रिटेन की सरकार संरक्षणवादी आर्थिक नीति अपनाएगी, और ये संरक्षणवादी आर्थिक नीति से दोनों ही पूरा होंगे। एक, इसका उद्देश्य क्या होगा कि स्थानीय व्यापारियों के हितों को पूरा किया जाए, और साथ ही साथ जो ट्रेड डेफिसिट में जो बुलियन और चांदी ब्रिटेन से बाहर आ रहा है उसकी फ्लो को भी स्टॉप कर देना, ये भी एक इसका उद्देश्य है। ओके, तो अब प्रश्न यही है, और साथ ही साथ जो स्थानीय व्यापारी है उनके अंदर भी एक गुस्सा व्याप्त है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। और यही वजह है कि उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्टेब्लिश है लेकिन इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है,
तो उसके हेडक्वार्टर पर ब्रिटेन के स्थानीय व्यापारी हमला कर रहे हैं, राइट। तो ये दो परिणाम हो रहे हैं, ये इश्यूज क्रिएट हो रहा है ईस्ट इंडिया के, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष ये समस्या पैदा हो रही है, समस्या पैदा हो रही है, समस्या पैदा हो रही है। और हम देखेंगे कि इसी समस्या का निदान वो लोग भारत की राजनीतिक सत्ता को हस्तक्षेप से निकालेंगे। ओके, अब देखिए, अब ऐसी परिस्थिति में इंग्लैंड, मैंने बताया यहां पर कि समस्या पैदा हो रही है, तो इस समस्या का निदान, ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई प्रयास नहीं कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब अपने स्तर पर इस समस्या से निदान पाने के लिए कर रही है। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? पहला, उसका तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि जो बुलियन ब्रिटेन से इंडिया की तरफ जा रहा है वो नहीं जाए, वो फ्लो ही रुक जाए। तो इस फ्लो को रोकने के लिए, इस प्रवाह को रोकने के लिए उन्होंने दो काम किया। एक, उन्होंने त्रिपक्षीय व्यापार किया, और दूसरा, उन्होंने री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स किया। अब हम समझते हैं कि ये दोनों क्या हैं, कल समझे भी थे, ये दोनों क्या हैं और ये दोनों किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्याओं से उसको निजात दिलाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, ये जो त्रिपक्षीय व्यापार हुआ, वो त्रिपक्षीय व्यापार हुआ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के बीच। ओके, कैसे कैसे वो चैन कैसे काम करता है वो देखिए। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए यहां पर तीन लोग हैं। इस डायग्राम को समझिएगा, डायग्राम का यूज किया कीजिए बस। चाइना और यहां पर है इंडिया, इन्हीं के बीच के रिलेशन को हमको समझना है, क्योंकि इस समय तक क्या हो रहा है ना कि कल हम पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन से भी व्यापार हो रहा है, और ये चीन से कौन कौन सी वस्तुएं ला रहे हैं? कि कपड़े, सबसे बड़ा चाय एंड पार्सिलोन। ओके, और हम ये भी देख चुके हैं कि चाय की कंट्रीब्यूशन ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड में कितना बढ़ते जा रहा है, और लगभग 70 के दशक तक आते आते क्या हुआ था कि चाय का लगभग जो कंट्रीब्यूशन था टोटल ट्रेड में 60% के आसपास हो गया था, राइट। और एक डाटा ये भी बताता है कि उस समय 1670 के आसपास, 1770 के आसपास क्या हुआ था कि ब्रिटेन में जो चाय का कंजप्शन था वो 1 पाउंड प्रति व्यक्ति प्रति ईयर हो गया था, इतना अधिक महंगा हो गया था। तो आखिर में अब यहाँ पर दोहरा, एक तो इंडिया की तरफ बुलियन और चांदी आ ही रहा था, लेकिन अब दूसरी तरफ चाइना की तरफ भी लगा होने प्रवाह, फ्लो। तो ये दूसरा समस्या, और उस समस्या से कैसे वो लोग निकट रहे हैं? सबसे पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी वस्तुएं खरीद रही है, आयात कर रही हैं। ये देखिए, फर्स्ट, अब जो भी वस्तुएं आयात कर रही हैं उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना चाहिए? पैसा देना चाहिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना को पैसा नहीं दे रही है, बल्कि ये क्या दे रही है? अफीम। और ये अफीम कहां उत्पादन हो रहा है? कल हम पढ़ चुके थे, बंगाल में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? बंगाल से अफीम ले रही है, बंगाल से अफीम ले रही है, चीन को दे रही है, और आयात वस्तुओं का कर रही है। तो जो अफीम से पहले की स्थिति की कल्पना कीजिए। अफीम जब नहीं था तो चीन से जितनी भी वस्तुएं, अगर मान लीजिए 100 पाउंड का, 100 पाउंड का अगर वो लोग सामान वस्तुएं खरीदते हैं तो 100 पाउंड का वो तो या तो बुलियन देंगे या चांदी देंगे।
लेकिन जैसे ही अफीम हो गया तो अब उनको 100 पाउंड का उनको ये चांदी नहीं देना पड़ रहा है, बल्कि वो 100 पाउंड का क्या देंगे, अफीम देंगे। और ये अफीम कहाँ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय शासक, जब हम डोमेस्टिक रीजनल पावर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्थानीय शासक बंगाल में जो फर्रुखियर वगैरह के समय तक आते जाते 1717-19 के आसपास तक क्या होता है कि ये लोग फ्री में इनको जमींदारी दे देते हैं लैंड पर, और जब एक बार जमींदारी मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अफीम की खेती करा रहे हैं, राइट। तो यहां से अफीम लेकर के दे रहे हैं, और अफीम का उनको पैसा भी पे नहीं करना था। और हम कल पढ़ चुके हैं कि इस अफीम का एक दूसरा भी काम कर रहे हैं कि वो लोग जो जितने भी सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडिपेंडेंट प्लेयर्स हैं जो ब्रिटेन के हैं, उनको भी बेच रहे हैं। यानी कि इस अफीम से दो तरफा उनको फायदा हो रहा है, चीन को भी अफीम दे रहे हैं और इंडिपेंडेंट्स जो मर्चेंट्स हैं ब्रिटेन के, उनको भी अफीम दे करके उनसे भी चांदी और पौंड ले रहे हैं। तो ये जो इश्यूज है, यही फ्रेम है, इसी फ्रेम को मैंने यहां पर सिर्फ लिख दिया है, राइट। देखिए फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से वस्तुओं को खरीदते थे, ये खरीद लिए, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, वस्तुओं के मूल्य के बदले अफीम निर्यात करते थे, सेकंड। लेकिन यह अफीम का उत्पादन बंगाल में होता था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी हासिल करके वहां के किसानों को अफीम उत्पादन करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो इस प्रकार वो लोग बिना कुछ इन्वेस्ट किए अपना ये आयात कर रहे हैं, मनी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी एक मजबूत आर्थिक निकाय होते जाएगा, राइट। दूसरा, अब इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ, हम इवन पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि चीन के निर्यात के बदले चीन को ब्रिटेन से चांदी और बुलियन नहीं देना पड़ता था, पहला। और दूसरा, बंगाल में उत्पादित अफीम को ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के स्वतंत्र मर्चेंट्स को बेच देती थी, राइट। तो ये एक दूसरा हो गया। तीसरा, अब जो बंगाल में अफीम उत्पादन हो रहा है उसका ईस्ट इंडिया कंपनी को दो तरफा फायदा हो रहा है। पहला पहला क्या फायदा हो रहा है कि चीन से वस्तुओं को खरीद के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को बुलियन नहीं बल्कि अफीम प्रदान करती है, और वह अफीम भी भारत से लेती है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इसी अफीम को वो स्वतंत्र मर्चेंट को बेचकर उनसे भी ये बेचकर उनसे भी पैसा कमा रही है। तो दो तरफा उनको पैसा मिल रहा है, अभी हम समझा चुके हैं। अब दूसरा, एक तो हो गया वो, ये तो हो गया जो ट्रायंगुलर त्रिपक्षीय व्यापार हो रहा है वो हो गया। अब दूसरा चलिए, री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। री एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स क्या है, री एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स के बारे में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वस्तुओं का आयात करती है, भारत से वस्तुओं का आयात कहां कर रही है, ब्रिटेन की तरफ। इनका तो उद्देश्य यही था व्यापार करना। लेकिन अब क्या कर रही है कि जो वस्तुएं, अगर मान लीजिए कि एक्स यहां पर आ गया ब्रिटेन में, तो इस एक्स का फिर से ये लोग क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। और ये निर्यात किसको करेंगे, जो अन्य यूरोपीय देश है, जो चाय, जो अमेरिका है। हम बोस्टन टी पार्टी का कल उदाहरण भी देख चुके थे। तो इसके अंतर्गत क्या करती है, इसके अंतर्गत क्या कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिन वस्तुओं को भारत और चीन से पहले ब्रिटेन भेजती थी, फिर वहां से अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात करने लगती है, और इसके बदले में उसे चांदी और बुलियन मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो इश्यूज उसको क्रिएट हो रहे हैं, उसको उन्होंने अभी तक एटलीस्ट दो त्रिपक्षीय व्यापार और री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स के माध्यम से उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। लेकिन अब भी समस्या थी कि इस जो समस्या, ये जो उन्होंने मीन्स निकाला, ये जो उपाय निकाला, उसकी सस्टेनेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, अब उसको देखते हैं। रिजल्ट ऑफ त्रिपक्षीय व्यापार और री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार को ब्रिटेन के पक्ष में और ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में कर दिया, राइट। जो ट्रेड है वो अब किसके फेवर में लगा होने, ब्रिटेन के।
और अब यही समय होगा जब हम जो फर्स्ट डे ही पढ़े थे कि वेल्थ का जो धन है, धन का फ्लो अब ईस्ट से किस तरफ हो रहा है, वेस्ट की तरफ, राइट। तो अब धन का फ्लो किधर हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा है, राइट। और साथ ही साथ ये प्रक्रिया अब शुरू हो गया, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है उसकी प्रक्रिया त्रिपक्षीय व्यापार और री एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स से ही शुरू हो गया, राइट। लेकिन अब भी प्रश्न ये है, क्या प्रश्न है कि इसको सस्टेनेबल कैसे, इसको सस्टेनेबिलिटी कैसे प्रदान किया जाए, प्रदान किया जाए, राइट। और इसका एक विकल्प था राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना, राइट। राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के एक लाभ तो हम आर्थिक के रूप में देख लिए, और दूसरा, अगर राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाए तो अन्य लाभ क्या था। अन्य लाभ था मुगलों से व्यापार में मनमानी छूट, भारतीय व्यापारियों से यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को बाहर। अब भारत में अगर मान लीजिए कि भारत के राजनीतिक सत्ता के केंद्र हो जाए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो फ्रांसीसी को क्या करेगी, बाहर कर देगी, पुर्तगाली को क्या करेगी, बाहर कर देगी। यानी उसकी कोई प्रतिद्वंदी जो विदेशी प्रतिद्वंदी है उसको भारत में आने ही नहीं देगी, पहला। दूसरा क्या क्या काम करेगी, जितने भी जो भारतीय व्यापारी हैं उनको भी समाप्त कर देगी, उनको भी बोलेगी कि भाई आप सस्ता माल ही मुझे दो, राइट। तो ये अगर राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाता है तो उसको कितना फायदा हो रहा है अब उसके दिमाग में आ रहा है, राइट। और सबसे अंत में कि अगर राजनीतिक सत्ता, अगर हम ही बन जाए राजा, तो आखिर में हम किसी के प्रति हमारी लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी। हमारी जो हम अभी तक उनसे फरमान लेते थे, बिना फरमान के हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हम ही राजा बन जाएंगे तो हमको फरमान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तो ये चार पांच पांच ऐसे तत्व थे, एलिमेंट थे, जिसने अंग्रेजों को उत्प्रेरित करेगा कि वो लोग यहाँ पर राजनीतिक सत्ता को स्थापित करें, राइट। और हम देखेंगे कि आने वाले समय में इन्हीं कारणों से वो लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगे इंडिया में, फिर और पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी हुए। और हम देखेंगे कि 1686 में औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, जिसमें औरंगजेब तो जीत जा रहा है। लेकिन औरंगजेब जब जीत जा रहा है तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं, माफी मांग ले रहे हैं, और माफी मांगने के बाद औरंगजेब उसको माफी भी कर दे रहा है। अब यहां पर एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या औरंगजेब में दूरदर्शिता का अभाव था, जो अंग्रेजों की इस नीति को वह नहीं समझ पाया कि अंग्रेज एक दूर भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब में एक दूरदर्शिता का अभाव था? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि औरंगजेब के कालक्रम को जब हम मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस समय आर्थिक संकट का काल है, उस समय कृषि संकट का काल है। औरंगजेब को खुद अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इकोनॉमिकली इनकम की जरूरत है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दो तरह से, वह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह दो तरह से औरंगजेब की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वो दो तरीका कौन सा है? सबसे पहले जो ट्रेड कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो ब्रिटेन से बुलियंस ला रही है, चांदी ला रही है, और उसमें उसको मुगल साम्राज्य को क्या मिल रहा है, ड्यूटी मिल रहा है। तो उसको एक आर्थिक फायदा हुआ। और दूसरा आर्थिक फायदा ये हुआ कि जिन जिन वस्तुओं को निर्यात किया जा रहा है, तो उसके जो दस्तकार हैं, जो दस्तकार हैं, जो भारतीय व्यापारी हैं, उनकी भी तो कमी नहीं हो रही है, उनकी भी तो आय सृजन हो रहा है। और जब भारतीयों का आय सृजन होगा तो हम भारतीयों से भी टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो मुगल की जो उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उस क्राइसिस की वजह से औरंगजेब को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकालने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा।
राइट। तो हम ये नहीं कह सकते दूरदर्शी था, चलो ठीक है पॉलिटिकली सही था, लेकिन उस समय की आर्थिक दशा इतनी, भारत की जो मुगलों की आर्थिक दशा इतनी संकटमय थी कि इस वजह से उनको औरंगजेब को माफ कर देना पड़ा। राइट। अब औरंगजेब ने तो माफ कर दिया, और 1686 के युद्ध से इतना तो पता चल गया कि मुगल अभी भी लैंड पावर हैं फर्स्ट, लेकिन अंग्रेजों की अपनी भी एक विशेषता थी, और वो विशेषता क्या थी कि अंग्रेज अभी भी मैरीटाइम पावर थे। औरंगजेब ने गलती यहीं पर कर दी। औरंगजेब को चाहिए था कि इस समय अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन उसने इसके लिए कुछ नहीं किया, और परिणाम क्या होगा, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी तो, और अंग्रेज तो मैरीटाइम पावर है ही, स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो लैंड पावर भी बन जाएंगे। भारतीयों में एक राजनीतिक एकता इस्टेब्लिश नहीं होगी, एक भारतीयों में आपसी झड़प होते जाएंगे, जितनी भी क्षेत्रीय शासकों की उत्पत्ति होगी वो सब आपस में ही लड़ते रहेंगे, और उसका फायदा, एक डिप्लोमेटिक फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी, और फिर भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेगी। तो यहां पर यही बात मैंने लिखा है, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, कि भारतीय अभी भी लैंड पावर थे, लेकिन मैरीटाइम पावर कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर जब तक मैरीटाइम पावर रहेगी तब तक वो भारत के लिए सेफ नहीं हो सकता है। राइट। इसी बीच में क्या क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं वो हम देखते हैं। 1682 1642 में 1642 में मद्रास स्थापित हो रहा है, और वहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किला भी बन जा रहा है, पहली। दूसरा, चार्ल्स द्वितीय को, वो पुर्तगाली एक राजकुमारी से शादी करता है, जिससे उसको दहेज में मुंबई मिल जाती है, और 1698 में चुटीनाटी, कालीकता और गोविंदपुरी में अंग्रेजों को जमींदारी मिल जा रही है, और यही इन्हीं तीनों स्थानों को मिलाकर जो वर्तमान का जो कोलकाता है, कलकत्ता उस समय हुआ करता था, उसकी स्थापना हो जा रही है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, उस समय तक भारत में अंग्रेजों के 3 प्रमुख केंद्र थे, ये 3, और इन 3 स्थानों पर सोचिए, इस समय मराठा भी है, लेकिन मराठा के होने के बावजूद जो अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो मुंबई में अपनी एक मजबूती स्थान प्राप्त किए हुए हैं। तो मैरीटाइम पावर तो है ही, मैरीटाइम पावर में तो कोई इसको नहीं कह सकता, कोई इसको, मैरीटाइम पावर तो है ही, लेकिन मैरीटाइम पावर के साथ साथ ये क्या है, 3 जगह पर, 3 मेन स्थान पर बहुत ही मजबूती से अपने स्थान बनाए हुए हैं। और 1707 के बाद जब हम डोमेस्टिक पावर, रीजनल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा, और उन छोटे छोटे राज्यों के जो पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे उसमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व होगी, और जो 3 जगह हैं इसका वो लोग लगेंगे विस्तार करने। राइट। तो ये एक सीरीज है, क्रम है। तो जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो मैरीटाइम पावर थी ही, इसके विपरीत मुगलों की लैंड पावर क्षमता भी कमजोर होने लगेगी। 1707 के बाद रीजनल पावर कंप्लीट होंगे, उनके लैंड पावर समाप्त हो जाएगी। तो अब कोई भी सामने से फ्रंट युद्ध होगा, चाहे बात कर लेंगे प्लासी की, चाहे बात करेंगे बक्सर की, चाहे मराठों की, चाहे मैसूर की, हर जगह एक ही व्यक्ति जीतेगा, और वो होगा अंग्रेज, और इस तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना होगी। लेकिन उसके पहले भी अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना है। यहां तक 2 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो, और मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जो लेक्चर 3 है उसको जरूर देखिए, क्योंकि लेक्चर 3 और लेक्चर 4 ये दोनों ही ब्रिटेन की आर्थिक नीति से जुड़ी हुई है, आर्थिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, और लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को अलग अलग आप लोग समझने का प्रयास प्लीज ना कीजिए।
मैं जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि वो सबसे पहले लेक्चर 3 को जरूर देखें एंड देन लेक्चर 4 पर आए, ताकि समग्रता से वो उन जो सर्कमस्टांस है, बैकग्राउंड है, उसको समझ सके। ओके, तो जो यहां पर हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत है, और क्या जरूरत थी कि जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, प्लस उनके पास जो बुलियंस है उनका अभाव हो रहा है, ये परिस्थितियां क्रिएट हो रही है। और इसी परिस्थितियों के से निपटने के लिए वो लोग राजनीतिक इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और वो राजनीतिक इंटरफेरेंस जैसे अफीम, आखिर में एक ट्रेडर्स को जो विदेशी व्यापारी हैं उनको क्या जरूरत है बंगाल में जमींदारी लेने की और जमींदारी लेकर के वहां पर अफीम की खेती करने की? आखिर में एक ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं उनको क्या जरूरत पड़ रही है कि वो भारत में आए? भारत के अफीम से, अगर भारत में अफीम का उत्पादन हो रहा है तो उस पर हक किसका बनता है? भारत का बनता है। लेकिन ब्रिटेन को के जो व्यापारी हैं उनको ये किसने अधिकार दे दिया कि इस अफीम का प्रयोग वो अपने व्यापार को करने के लिए करें? तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत है, उनकी आवश्यकता है। एक बैकग्राउंड परिस्थिति क्रिएट हुई है जहां पर उनके विरोधी ब्रिटेन सरकार भी है और वहां के आम व्यापारी भी है, और उसी समस्या से निजात दिलाने के लिए वो लोग अब आकर के पहले जमींदारी ले रहे हैं। इतना तो तय है ना, इतना यहां तक लेक्चर से इतना हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन जब अंग्रेज ये कर रहे हैं, अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया, कारण क्या है ये मुझे नहीं पता है, ये आप लोगों से अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है। लेकिन यहां पर तो ये तय है मेंस आंसर राइटिंग में कि ये बेखबरी नहीं थी, उन्होंने भारत में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत थी, जरूरत थी। और इस जरूरत को सस्टेनेबिलिटी को प्रदान करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जरूरत था कि क्या करें, अपने आप को भारत में स्थापित करें। तो अब आप लोगों के लिए ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स हैं, और ये आंसर राइटिंग का टास्क भी है। आप लोग बोल रहे थे कि हमको मेंस आंसर राइटिंग सर कराइए, तो ये मैं आप लोगों को 2-3 प्रश्न दे रहा हूं, और इन प्रश्नों पर आप लोगों को विचार करना है और लिखने का प्रयास करना है कि कैसे भारत में जो अंग्रेज है स्थापित हो रहे हैं। तो यहां पर तो आप लोग इतना तय लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि बेखबरी नहीं है, अब्सेंट ऑफ माइंडनेस नहीं है, राइट? वो उनकी जरूरत है, और वो अपनी जरूरत, अपनी परिस्थितियों का एक सॉल्यूशन, अपनी समस्याओं का एक निदान के रूप में भारत को देख रहे हैं, राइट? तो जो मैंने फर्स्ट डे जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने बोला था कि 2 एक्सट्रीम थॉट्स हैं। एक तरफ है अब्सेंट माइंडनेस का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, और दूसरी तरफ है ब्लूप्रिंट का। तो अभी आज की क्लास में इतना स्पष्ट हो गया कि बेखबरी का दौर नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत है भारत में सत्ता स्थापित करना। दोस्तों, हमारी क्लास का यही ऑब्जेक्टिव्स है कि हम एक एक प्रश्न, एक एक इश्यूज को इस तरह से डील करें ताकि आप लोग को आंसर लिखने में बहुत ही सहूलियत होगा, और आप लोग इन जरूरतों को दिखा सकते हैं। क्या क्या जरूरत है? एक नंबर, ट्रेड डेफिसिट को समाप्त करो। दूसरा नंबर, क्योंकि अब उनको प्रॉफिट कमाओ, री एक्सपोर्ट करके क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स ज्यादा से ज्यादा करा रहे हैं। तीसरा, जो ट्रायंगुलर जो ट्रेड हो रहा है उसमें उनको कितना फायदा हो रहा है, दो तरफा फायदा हो रहा है। एक तरफ तो चीन की वस्तुओं को अफीम दे रहे हैं,
और दूसरी तरफ अफीम को ही इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स को बेच रहे हैं। तो एक तो उनकी जरूरतें भी पूरी हो रही है और दूसरी तरफ उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट भी मिल रहा है। सोचिए, ऐसा प्रॉफिट उनको किसी भी ट्रेडिंग से मिल सकती थी। अगर वो ट्रेडर्स ही हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उनका राजनीतिक कोई इंटरफेरेंस का कोई ये नहीं है, लेकिन क्या उनके इतना प्रॉफिट कहीं और से मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। और वो इस बात को समझते थे। तो इसलिए ये कहना कि बेखबरी के दौर में नहीं, बल्कि वो जब वहां से चले पहली बार, तो उनके मन में ऐसा कोई नहीं था कि हम जाकर के भारत में सत्ता स्थापित करेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रक्रियाएं उत्पन्न होती चली गई, जैसे जैसे समस्याएं उत्पन्न होती चली गई, क्योंकि वो लोग प्रोग्रेसिव माइंड के थे और इस वजह से अपनी समस्याओं का निजात उन्होंने भारत में एक राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा। यहां तक लिख सकते हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिखेंगे और लिख करके टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा। राइट। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और प्रसार एक संयोग था। अब देखिए, अभी हम लोग प्रसार यहां पर दो बातों कर रहा है। एक तो बात कर रहा है उदय का, पहला, और दूसरा बात कर रहा है प्रसार का। देखिए, प्रसार के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन उदय के बारे में जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की तो समझिए, क्या यह संयोग है? जबकि क्यों ना कि सुनिश्चित नीति का या मंसूबे का परिणाम था। अभी हम लोग देख रहे हैं सुनिश्चित नीति या मंसूबे क्या होता है। कैलकुलेटेड मेथड होता है, कैलकुलेटेड प्रोसेस होता है। और ये तो कैलकुलेटेड प्रोसेस ही है ना, जिसमें वो कहते हैं कि हमें जो हानि हो रही है उस हानि से हम कैसे फायदा, हानि को लाभ में, प्रॉफिट में चेंज करें। तो हानि को, लॉस को प्रॉफिट में चेंज करने का प्रोसेस ही है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उदय। तो ये संयोग कैसे हो सकता है? ये तो हाँ, संयोग इस मैटर में हो सकता है कि ब्रिटिश इस मायने में सहयोगी थे, उनका भाग्य उनका साथ दे रहा था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जा रही है। उसके बाद से कोई भारत में ऐसा शासक उत्पन्न नहीं हो रहा है जो कि अंग्रेजों को चुनौती प्रस्तुत कर सके। नहीं तो 1686 में देख लीजिए, औरंगजेब ने उसको पराजित कर दिया था। तो संयोग भारत के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि भारत में अगर एक अच्छा शासक होता तो ये लोग स्टेब्लिश नहीं हो पाते। लेकिन उनके लिए तो सुनिश्चित नीति थी, मंसूबे का परिणाम था। अब प्रसार के संदर्भ में आगे के क्लासों में हम देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हुई। लोग, इन परिस्थितियों को हम दो पार्ट में बांट देंगे। एक तो ब्रिटेन की तरफ से, आखिर में ब्रिटेन की तरफ से कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, और दूसरा भारत के संदर्भ में। अभी हम भारत के संदर्भ में पढ़े नहीं हैं, तो इसके बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे। कल परसों के क्लास में हम लोग इस भारत के संदर्भ में भी पढ़ लेंगे। लेकिन ब्रिटेन के संदर्भ में कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वो तो आपको पता है। तो ये तीन जो मैंने प्रश्न लिखा है, आने वाले जो क्लासेस होंगे उस क्लास में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे इसमें प्रोसेस डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं बोलूंगा कि जब कभी भी मेरी क्लास कल से 2 बजे होगी, तो उस 2 बजे की क्लास में आप लोग इन तीनों प्रश्नों को साथ में लेकर बैठिएगा और विश्वास कीजिए कि इन तीनों प्रश्नों को और अन्य भी बहुत सारे प्रश्नों को मैं जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों से डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग जरूर याद कीजिए। दूसरा देखिए, यहां पर क्या है, एक बात है, हाँ, जो अंग्रेज है वो व्यापारी से एक शासक के रूप में कैसे तब्दील हो गए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिया है, इसका बहुत सारा व्याख्या हम बाद में भी देखेंगे। जैसे जैसे जैसे
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर 1757 से 1858 तक शासन किया। ऑब्वियस सी बात है, ये एक फैक्ट है। दूसरा, भारत में राजनीतिक शून्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब हम देखेंगे कल की क्लास में जब हम लोग डोमेस्टिक रीजनल पावर के बारे में पढ़ेंगे। और इन डोमेस्टिक रीजनल पावर में कौन कौन से हैं? जितने भी उत्तर मुगल काल से लेकर के अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, मैसूर, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे राजनीतिक शून्य और ये कौन बोल रहा है, ये भी ध्यान रखिए। ये कौन कह रहा है? ये हमारे कह रहे हैं नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बात को लिखे हैं कि भारत की जो राजनीतिक शून्य थी, उसने अंग्रेजों को व्यापारी से शासक में परिवर्तित करने में एक भूमिका रोल की। राइट। दूसरा, सॉरी तीसरा तीसरा पॉइंट, संगठित शक्ति का टूटना, मुगलों का पतन। औरंगजेब 1686 में औरंगजेब ऑलरेडी पराजित कर चुका है, लेकिन जब 1707 में उसकी मृत्यु हो रही है, उसके पास ऐसी कोई भी सत्ता नहीं है, ऐसा कोई भी शासक नहीं मिल रहा है जो इनकी सत्ता को, इनकी हस्तक्षेप को चुनौती प्रस्तुत कर सके। राइट। और जब ये तमाम परिस्थितियां उत्पन्न हो जा रही है, तो इस परिस्थिति में ब्रिटेन, ब्रिटिश जो है, वो अब रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि अब जब उनको पता चल गया कि भाई राजनीतिक शून्य स्थिति है, संगठित शक्ति का अभाव है, तो अब वो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और वो रिस्क लेंगे बंगाल में, मराठा में, मैसूर में, हैदराबाद में। इस तरह से वो लोग रिस्क लेंगे, और जब एक बार रिस्क लेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ एक अपने यहाँ एक स्ट्रक्चरल भी कमी था, और वो स्ट्रक्चरल और क्वालिटी कमी हर सेक्टर में था। चाहे समाज की बात कर ले, अर्थव्यवस्था की बात कर ले, राजनीति की बात कर लें, सेना की बात कर लें। वही यहाँ पर देख लीजिए, बात कर रहा है कि जो भारतीय सेनाएं थी, उनका संगठन पिछड़ा हुआ था। और जब कभी भी सेना की बात करते हैं तो सेना का दो रूप होता है। एक सेना का जो मिलिट्री वाला रूप होता है, और दूसरा सेना का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था, संगठन था, वो भी पिछड़ा हुआ था। और राजपूत अकुशल थे। राजपूत भी इस समय तक योग्य नहीं थे। राजपूतों की जो महानता का गुणगान कई सारी किताबों में किया गया है, लड़ाकू की जो संकल्पना प्रस्तुत की गई है, इस समय तक आते आते ये लोग भी अकुशल हो गए हैं। एकदम फुल ऑफ रोमांटिसिज्म है इनके अंदर। राइट। और एक तो है, ये तो है भारतीयों की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे विपरीत हैं अंग्रेज, वो एक हायर सोशल ऑर्डर से संबंध रखते हैं, वो एक प्रोग्रेसिव समाज से संबंध रखते हैं। राइट। और इसकी वजह से उनको बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं। भारतीय एकजुट नहीं थे, इसको भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ब्रिटिश वेयर प्रेगमेटिक, इंडियंस वेयर ड्री ड्रीमर्स। दिन में एकदम बिल्कुल शेख चिली जैसा, बिना सोए खड़े खड़े सपने देखो। राइट। अगर कोई समस्या हो रही है तो उस समस्या को भाग्य पर दोष दे दो। लेकिन ब्रिटिश इसके इतर क्या थे? साइंटिफिक थे, प्रोग्रेसिव दिमाग के थे, व्यवहारिकता में विश्वास रखते थे। और उनकी व्यवहारिकता क्या थी? अगर एक बार पराजित भी हो गए तो माफी मांग लिए। लोमड़ी जैसे उनकी नीति थी, चलाक थे। लेकिन इंडियंस इंडियंस अपने आप के डेड ड्रीमर्स। तो ये तमाम कारण है। और इनको छोटे छोटे बातों में जैसे जैसे हम जो अपने डोमेस्टिक रीजनल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सिद्धांत हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। और हम हर जगह जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे रीजनल पावर्स को, इन प्रत्येक एलिमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि मराठों में संगठन कैसा है, मराठों ने समाज को कैसे प्रोग्रेसिव बनाया या नहीं बनाया, मराठों ने ऐसा क्या प्रयास किया कि वो एकजुट हो या ना हो। राइट। तो ये प्रिंसिपल्स हैं। इसको आंसर में, मेंस के आंसर में लिखेंगे, लेकिन हम इसको बहुत ही भली भांति बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब हम रीजनल पावर्स को पढ़ेंगे। और उन्हीं के रिस्पेक्ट में हर जगह हम इन्हीं पॉइंट्स में समझने का प्रयास करेंगे। ओके। अब ये हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि जो अंग्रेजों के बाद कौन आ रहा है? डेनिस आ रहे हैं। इनका कोई बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि ये 1616 में आ रहे हैं
और 1645 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया कि अपनी सारी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए, राइट। तो इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए, चलिए एक जानकारी ले लीजिए कि फर्स्ट फैक्ट्री तंजौर में स्थापित करते हैं, ये है श्रीरामपुर है, ये श्रीरामपुर नहीं है, श्रीरामपुर, श्रीरामपुर है, ओके। बंगाल में श्रीरामपुर में सेकंड फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं और 1745 में ये अपनी सारी फैक्ट्री क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी को बेच देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं, उसके बाद कौन आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, उसके बाद से कौन आ रहे हैं, ब्रिटिश, उसके बाद से डेन, उसके बाद से फ्रांसीसी सबसे अंत में। देखिए ये तो 1745 में चले गए, समाप्त। दूसरा हम डच के बारे में पढ़ लिए हैं कि जो 1759 में बेदरा का युद्ध हो रहा है उसमें ब्रिटिश डच को पराजित कर दे रही है, राइट। अब पुर्तगाली के यूरोपियों के तीन शक्ति बच रही है यहाँ पर, देखिए। और हम पता है कि इन तीनों के बीच में प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन पुर्तगाली इस फाइट से अलग हो जाएगा, पुर्तगाली इस फाइट से अलग हो जाएंगे और आगे हम देखेंगे कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच ही एक प्रतिद्वंदिता होगी, और इसी प्रतिद्वंदिता, और ये दोनों अब भाग लेंगे, जो भारत का डोमेस्टिक इश्यूज क्रिएट होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस उत्पन्न होगा, उसमें ये दोनों दो पक्ष से, दोनों तरफ से शामिल होंगे और ये अपनी जो इंटरेस्ट है उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो डेनिस हो गए। अब डेनिस के बाद फ्रांसीसी आ रहे हैं 1664 में, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब आ रही है, 1664 में बन रहा है। साथ ही साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनमें अंतर था। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये प्राइवेट थी, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट वाली थी, गवर्नमेंट थी। हम देख सकते हैं भारत में दो तरह के इंटरप्राइजेज हैं, कंपनियां, एक तो पब्लिक इंटरप्राइजेज है और दूसरा प्राइवेट इंटरप्राइजेज है। और इन दोनों की परफॉर्मेंस का हमको पता है, इकोनॉमी में हम लोग पढ़े हैं कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं वहां पर कितनी सारी लाल फीताशाही है, वहां पर जो क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, जबकि जितने प्राइवेट है। और यही कारण है कि भारत में एक पॉलिसी लाया गया प्राइवेटाइजेशन का, जितने भी हमारे पब्लिक कंपनीज हैं उसमें अब हम शेयर को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कर रहे हैं। क्यों? ताकि प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। और यहां पर भी वही समस्या सामने होंगी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कई ऐसे योग्य उनको अधिकारी मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सरकारी होने के नाते उनको वो लोग फायदे नहीं उठा पाते हैं। बहुत सारी समस्या, उसी समय फ्रांस की क्रांति हो जा रही है तो और भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंडिपेंडेंट थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय तक आर्थिक रूप से इतनी सशक्त हो जाएंगी कि ये ब्रिटेन के शासक, ब्रिटेन की सरकार को ऋण देंगी। तो ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की जो शासक होंगे वो वैसी नीति बनाएंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फेवर करें, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होगी, उसे हर समय कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। और यही वजह होगी, एक कारण यह भी है जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही और फ्रेंच बाहर निकल गए। तो कब, चूंकि सरकारी संस्था है, तो जो लुईस 14वां है, आप देखिए यहाँ पर लुईस 14वां है, लुईस 14वां के मंत्री हैं कोलवर्ट, इन्हीं के प्रयास से इस कंपनी की स्थापना हुई थी, राइट। ये सबसे पहले मेडागास्कर आते हैं, लेकिन वहां पर अपना उपनिवेश स्थापित नहीं कर पाते हैं
तो इनका जो दूसरा पहला दल है वो असफल रहता है मेडागास्कर में। दूसरा दल 1667 में आता है, ये होते हैं फ्रैंको कैरो, इन्हीं के नेतृत्व में आता है। और ये फ्रैंको कैरो आते हैं, अपनी पहली कोठी जो है 1667 में सूरत में स्थापित करते हैं। दूसरी कोठी कहां 1669 में स्थापित करते हैं। 1672 में ये क्या करते हैं, मद्रास के निकट सैंथोम पर कब्जा कर लेते हैं। जब ये सैंथोम पर कब्जा करते हैं तो इनके खिलाफ, फ्रांसीसियों के खिलाफ डच और गोलकुंडा के जो शासक हैं ये दोनों मिलकर आक्रमण कर देती हैं। इसका परिणाम क्या होता है, फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं और ये जो सैंथोम है वो पुनः डच को मिल गया। लेकिन इसी समय एक हो रहा है राइजविक की संधि, रिजविक की संधि, ये राइजविक नहीं है, रिजविक है। रिजविक की संधि हो रही है 1697 में। ये जो रिजविक की संधि हो रही है ना, ब्रिटेन में, यूरोप में एक युद्ध हो रहा है जिसको कहा गया 9 वर्षीय युद्ध। 9 वर्षीय युद्ध। इस युद्ध में कौन कौन थे, एक तरफ डच, सॉरी फ्रांसीसी, और दूसरी तरफ डच, ब्रिटिश आदि थे, राइट। और इसी 9 वर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद पर रिजविक की संधि हो रही है। और इसी रिजविक की संधि में यह कहा गया कि जो फ्रांसीसी है, जो वो सैंथम को डच को दे दें और फ्रांसीसी को कोई दूसरा जगह मिल गया विश्व के किसी अन्य जगह पर, ठीक है, तो लौटा दिया गया। तो और 1674 में क्या हुआ कि बंगाल में जो मुगल सूबेदार हैं, 1674 देख लीजिए, ये समय वह है जब अभी भी औरंगजेब बना हुआ है और मुगल बंगाल का जो सूबेदार है वो कौन है, शाइस्ता खां है। वो क्या करता है, चंद्रनगर देता है इसको, फ्रांसीसियों को, और चंद्रनगर में ये लोग क्या करते हैं, अपनी कोठी स्टैब्लिश करते हैं। हम जब पढ़ेंगे फ्रांसीसी प्लासी का युद्ध, उस समय देखेंगे कि ये दोनों अपनी कोठी को मजबूत कर रहे हैं, किला को मजबूत कर रहे हैं। फ्रांसीसी चंद्रनगर में स्टैब्लिश हैं, राइट, और फिर आपको अंग्रेज भी हैं, राइट। तो ये इसी समय शाइस्ता खान ने इनको दिया है। तो ये इनकी पॉलिटिकल एक इंट्रोडक्शन हो गया, ये इनकी एक पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन हो गया। ये पॉलिटिकल इंट्रो प्रीलिम्स में हालांकि संभावना कम है कि पूछेगी। मैंने सिर्फ एक डेवलपमेंट कैसे कैसे इनकी स्थापना हो रही है, कैसे ये लोग आकर के अपनी कहां कहां सत्ता स्थापित कर रहे हैं, कहां अपनी किला स्थापित कर रहे हैं, कहां अपनी फोर्ट बना रहे हैं, इसके बारे में मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंस के पर्सपेक्टिव से ये जितने भी अभी हम पढ़े हैं इनसे कुछ लेना देना नहीं है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष हो रहा है वो संघर्ष मैटर करता है। कर्नाटक युद्ध जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको मेंस के पर्सपेक्टिव में इसको समझ सकते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए एक इंट्रोडक्शन है, परिचय है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से परिचय हो गया। तो इस प्रकार अभी तक हम लोग जितने भी यूरोपीय आगमन हो रहा है, देखिए जो यूरोपीय आगमन हो रहा है, और इस यूरोपीय आगमन में 5 जो पावर्स आ रहे हैं, पुर्तगीज आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, ब्रिटिश आ रहे हैं, फिर डेन आ रहे हैं, फिर फ्रांसीसी आ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ लिया। साथ ही साथ क्योंकि हमको ब्रिटिश साम्राज्यवाद, हमारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पढ़ना, तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उन परिस्थितियों के बारे में भी हम बृहद बृहद बृहदपूर्ण से तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसने उनको मजबूर किया भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करने की। तो वहां तक हम ब्रिटेन ब्रिटेन के रिस्पेक्ट में ब्रिटेन की सोच क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच क्या है और उसकी रणनीति क्या होंगी, इसके बारे में बैकग्राउंड अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो सिलेबस था इसके बारे में एक बार फाइनली डिस्कस करते हैं।
हम पढ़े थे कि 18वीं सदी में दो प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं, एक घरेलू शक्ति है और दूसरा विदेशी शक्ति है। विदेशी शक्ति में पुर्तगाली है, डच है, ब्रिटिश है, डेनिश है एंड देन फ्रांसीसी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है घरेलू क्षेत्रीय राज्यों के बारे में। लेकिन अब फिर मैं यहां पर एक मौलिक प्रश्न खड़ा करूंगा, और वो मौलिक प्रश्न क्या होगा, वो मौलिक प्रश्न क्या होगा जो मैंने सबसे पहले ही पूछा था कि आखिर में हम इनके बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे हम, मुझे इनके बारे में क्यों, क्या जानकारी है, क्यों हम इनके बारे में जानेंगे। हम इनके बारे में जानने का दो उद्देश्य है, और इन्हीं दो उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जब इन सबके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी घरेलू क्षेत्रीय राज्य हैं। और वो दो कारण क्या है? एक कि 1686 के युद्ध को याद कीजिए। 1686 के युद्ध में औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया पहली बार, यानी कि इस समय तक 1686 और 1700 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य कम से कम लैंड पावर थी, सैनिक तौर पर इतनी सक्षम जरूर थी कि किसी भी विदेशी शक्ति को पराजित कर सके। तो हम सबसे पहला तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब ये तमाम क्षेत्रीय शक्तियां हो रही हैं, उपस्थित हैं, तो ये लोग आखिर में क्या कर रही हैं। भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, और दूसरा हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो विदेशी शक्तियां हैं और ये जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, क्षेत्रीय शक्ति एंड जो विदेशी शक्ति है, और अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1707 ईस्वी तक दो ही मेजर पावर है विदेशियों में। इन विदेशियों में दो मेजर पावर हैं, एक है ब्रिटिश और दूसरा है फ्रेंच, राइट। तो इन दो पावर्स में रिलेशन कैसा है, इनके बीच संबंध कैसा है, राइट। इन संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे, और इसी आधार पर हम, जैसे अभी 3 प्रश्न मैंने मेंस का दिया है, उन मेंस के तीनों प्रश्न में हम देखेंगे कि उन तीनों प्रश्न का उत्तर इन ये टॉपिक्स पढ़ने पर हो जाएगा, हम लिखने में सक्षम हो जाएंगे। वो 3 क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्लासी के युद्ध से, मराठा के युद्ध से बनते हैं, उसके बारे में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो अब ये इसके शुरुआत के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की जो प्रसार हो रहा है ना, स्थापना हो रही है ना, स्थापना, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, राइट। तो अभी तक हम जो पढ़े थे ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना का कारण ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इन घरेलू क्षेत्रीय राज्यों के पढ़ने के दौरान कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो स्थापना हो रही है उसकी प्रक्रिया क्या है, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग फिर लाइव होंगे, क्योंकि आज कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम, पता ना क्या, इंटरनेट तो प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो हम लोग फिर कल शुरू करेंगे, और मुझे तो ये सब चीज पढ़ा देना था। हाँ देखिए, ये और भी मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए ये यहां तक, ये 1707 तक ये स्थिति है, लेकिन फिर 1757 में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पर मुगल है, ये अवध हो जा रहा है, ये आपको बंगाल है, ये आपको मराठा है, ये निजाम है, ये मैसूर है। तो इस तरह से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जा रहा है, और इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे कहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोगों को इनके बारे में जानना नहीं है, हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इनके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना का कारण, प्रक्रिया, प्रसार की नीति,
उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये लोग सहयोगी बन रहे हैं या विरोधी बन रहे हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे, राइट? क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास है, इन लोगों का इतिहास नहीं है, राइट? तो आज के क्लास में हम इतना ही, बहुत कुछ हम सोचे थे पढ़ाने के लिए, लेकिन आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं और फिर हम लोग कल फिर अपना शुरुआत करेंगे। आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए, राइट? और कमेंट्स करके आप लोग बताइए, आप लोग के जो भी प्रश्न है उसको पूछिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही साथ जो हमारा प्लेटफॉर्म है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि इस पर जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमारी जो अनअकैडमी का ये चैनल ग्रुप है, इस चैनल ग्रुप को आप लोग क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। इसके अतिरिक्त ये देखिए, ये संदीप सिंह 08 ये मेरा खुद का चैनल ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वहीं पर, और वहीं पर सारी आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगा। और साथ ही साथ जब कभी भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, संदीप वाईटी मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, जिससे कि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। तो कल फिर हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे। आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। थैंक यू।